आज की वीडियो है फोर एलिमेंट सीरीज का द एयर एपिसोड 20। सुबह की ठंडी हवा बैल्कनी पर ठहर गई थी। वेयो ने पीछे से आकर कैथरीन को अपनी बाहों में भर लिया और पूछा, क्या अब गर्मी लग रही है? कैथरीन ने नजरें आगे टिकाए रखते हुए कहा, वेयो, क्या तुम्हें पता है कि रॉयल्टी का अपमान करने की सजा क्या होती है? और फिर खुद ही जवाब दिया, मैडलिन में इसकी सबसे बड़ी सजा एग्जीक्यूशन है। वेयो ने हल्की सी हैरानी जताई, लेकिन वो इस पल को खोना नहीं चाहती थी। ठंडी सुबह में कोट देने की बजाय उसने पास रहकर ही कैथरीन को गर्म रखने का फैसला किया। उसने बस कहा, विंटर आ रहा है, मुझे डर था कि तुम बीमार पड़ जाओगी। कैथरीन ने पूछा, तो कोट क्यों नहीं दिया? वेयो का जवाब साफ था, क्योंकि कोट उतना वार्म नहीं होगा जितना ये। कैथरीन ने हल्के से सिर हिलाया, जैसे उसकी इस जिद को पहचान चुकी हो, लेकिन फिर भी वो दूर नहीं हुई। उल्टा उसी वार्मथ में ठहर गई, उस हार्टबीट के पास जिसके साथ आजकल उसकी सुबह और रातें गुजरती थीं। पिछले कुछ दिनों से सब शांत था। वटित की तरफ से किसी नए खतरे की खबर नहीं आई थी, जैसे मानो खतरा थोड़े समय के लिए थम गया था। और इसी बीच कैथरीन और वेयो का रिश्ता भी बदलने लगा था। कैथरीन अब भी वो शब्द नहीं कह पाई थी जिनका वेयो को इंतजार था, लेकिन सच ये था कि अंदर ही अंदर उसे भी ये साथ अच्छा लगने लगा था। शायद ये थोड़ा सेल्फिश था, लेकिन पहली बार उसने अपने दिल की सुनी। एक ऐसा एहसास जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वेयो के साथ बिताया हर पल उसे अच्छा लगता था। वो चाहती थी कि समय यहीं थम जाए, या फिर जितना हो सके वो उसके पास रह सके, इससे पहले कि सब खत्म हो जाए। कैथरीन ने कहा कि मैडलिन की विंटर थाईलैंड से कहीं ज्यादा सख्त होती है। हर साल स्नो गिरती है। वेयो ने आंखों में चमक के साथ कहा, अब जब तुमने कहा है तो मुझे भी वहां की स्नो देखने का मन कर रहा है। सीजन की पहली स्नो जल्द गिरने वाली है। ब्लू, जब ये सब खत्म हो जाए तो चलो साथ में मैडलिन में पहली स्नो देखने चलते हैं। कैथरीन ने बस हल्के से मुस्कुराकर कहा, उम्मीद है ऐसा हो सके, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उनका फ्यूचर क्या होगा। लेकिन मन के किसी कोने में वो भी चाहती थी कि मैडलिन में वेयो के साथ एक खास पल बिताए, ताकि उसके प्यार और देखभाल का बदला चुका सके। वेयो ने कहा कि चलो अंदर चलते हैं, हॉट चॉकलेट पीते हैं और नाश्ते की तैयारी करते हैं। बड़ी मुश्किल से उसने कैथरीन को छोड़ा। काफी देर तक वो उस वार्मथ को महसूस करती रही, लेकिन उसे डर था कि कहीं कैथरीन सुबह की ठंडी नमी में बीमार न पड़ जाए। घर के अंदर जाते हुए कैथरीन ने कहा कि मुझे तुम्हारी बनाई हॉट चॉकलेट पसंद है। वेयो ने मुस्कुराकर पूछा, सिर्फ चॉकलेट? कैथरीन ने जवाब दिया, हाँ, मेडलिन वाली उतनी अच्छी नहीं होती। वेयो ने धीरे से कहा, तो तुम्हें मुझे अपने साथ ले जाना होगा, ताकि मैं तुम्हारे लिए हर रोज हॉट चॉकलेट बना सकूं। कैथरीन ने इस बात को अनसुना किया और कदम तेज कर दिए, लेकिन अपनी मॉर्निंग हॉट चॉकलेट लेने से पहले उसकी और वेयो की नजर एक साथ ठहर गई। आसमान में एक रिजॉर्ट की तरफ से फायरवर्क्स फूट रहे थे। कैथरीन ने हैरानी से कहा, इस वक्त फायरवर्क्स? वेयो सतर्क हो गई और कहा, ब्लू, ये खतरे का सिग्नल है, हमें अभी निकलना होगा। लगता है हेनरी के ग्रुप ने हमें ढूंढ लिया है। वेयो ने बिना वक्त गवाए इमरजेंसी बैकपैक उठाया, फिर कैथरीन का हाथ मजबूती से थामा और उसे घर से बाहर जंगल के रास्ते की तरफ ले चली। प्लान के मुताबिक वो सबसे सेफ रास्ता था, ताकि मैडलिन के रिबेल्स से बच सके, जब तक कि थाई अथॉरिटीज उसके पापा के कमांड में अटैकर्स को पकड़ न ले। फाइटिंग थमते ही वटित को खबर मिली कि उसके एजेंट्स ने 8 क्रिमिनल्स को पकड़ लिया है। रिजॉर्ट को पहले ही सिक्योर किया जा चुका था। वटित जानता था कि फेक प्रिंसेस और ग्रेस के थाईलैंड पहुंचने से पहले वो हमला जरूर करेंगे। उसने पूछा, अरेस्टेड में कोई मैडलिन से है? जवाब आया, नहीं, सभी या तो थाइस है या इलीगली आए फॉरेनर्स। वटित ने अगला सवाल किया, क्या हेनरी नहीं मिला? इसी पल रिजॉर्ट के पीछे से एक गोली की गूंज आई। वटित तुरंत समझ गया कि इतनी आसानी से पकड़े गए क्रिमिनल बस एक चाल थी, असली हमला कहीं और से हो रहा था। उसने तुरंत आदेश दिया कि रास्ते पर तैनात एजेंट से कांटेक्ट करो, लेकिन पता चला कि सिग्नल लॉस्ट है और कोई रिस्पॉन्स नहीं। वटित ने ऑर्डर दिया कि 2 ऑफिसर्स यहीं रहकर इस एरिया को संभाले, बाकी उसके साथ चले। उसे अब साफ समझ आ चुका था कि ये एक सोचा समझा ट्रैप है। कैथरीन और वेयो की सिक्योरिटी पर तैनात ऑफिसर्स से संपर्क न होना साफ इशारा था कि प्लान के मुताबिक कुछ नहीं चल रहा। जंगल के बीच वेयो ने पूछा, ब्लू, क्या तुम चल पा रही हो? कैथरीन ने कहा कि वो ठीक है। चलना मुश्किल था, लेकिन उसने ठान लिया कि वो वेयो पर बोझ नहीं बनेगी। क्रिमिनल से बचने के लिए उन्हें अनजान रास्ता लेना पड़ा था। ऊंचे पेड़ों और घने झाड़ियों के बीच मीटिंग पॉइंट अब बहुत दूर लग रहा था।
वेयो ने कहा, अगर नहीं चल पा रही हो तो थोड़ा रुक जाते हैं। कैथरीन का जवाब साफ था कि हम रुक नहीं सकते। वो हमारे पीछे है। वेयो ने कहा, मुझे लगता है अब वो पीछे नहीं है। फायरिंग थमे हुए कुछ वक्त हो गया है। कैथरीन की नजर वेयो के कंधे पर पड़ी और उसने घबराकर कहा, तुम्हारा खून बह रहा है। वेयो ने कामली कहा, एक छोटा सा स्क्रैच है। गोली बस छूकर गई है। कैथरीन ने उसका शोल्डर छूकर महसूस किया कि वेयो ने वेस्ट नहीं पहना है, जबकि उसने कैथरीन को वेस्ट पहनाया था। कैथरीन ने धीमे से कहा, तुमने मुझसे झूठ कहा कि तुमने वेस्ट पहनी है। वेयो ने वेस्ट नहीं पहनी क्योंकि उसे लगता था कि उसे पहनने से उसकी मूवमेंट धीमी हो जाएगी। वेयो का जवाब साफ था, ब्लू, तुम वेस्ट पहने रहो, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। और फिर उसकी नजरें कैथरीन की आंखों में टिक गईं। जो भी हो, मुझ पर भरोसा रखो। इस पल बहस की कोई जगह नहीं थी। कैथरीन ने चुपचाप वेयो की बात मान ली, लेकिन उसने ठान लिया था कि अगर कुछ बुरा भी हुआ तो वो वेयो को कुछ नहीं होने देगी। अचानक हवा को चीरते हुए तेज धमाकों की गूंज आई। गोलियां सिर के बेहद पास से गुजरी। वेयो ने कैथरीन को पकड़कर एक पेड़ के पीछे खींच लिया। अंधेरे से दो हथियारबंद आदमी निकले। बंदूकें सीधे प्रिंसेस पर तनी हुई। एक ने कहा, ऑफिसर, सामने से हट जाओ, ये तुम्हारी लड़ाई नहीं है। वेयो की आवाज ठंडी थी। अगर ब्लू को चोट पहुंचानी है तो पहले मेरी लाश से गुजरना होगा। तनाव बढ़ता गया। वेयो ने बिना एक पल गवाए गोली चलाई। पहली गोली ने एक आदमी को गिरा दिया। दूसरा एम कर ही रहा था कि वेयो उस पर झपट पड़ी। हाथापाई में एक जोरदार वार उसके पेट पर पड़ा और वो जमीन पर गिर गई। उसके सिर पर बंदूक तान दी गई। तभी एक और गोली की गूंज हवा में तैर गई। कैथरीन तेज सांसें लेती हुई वेयो की गिरी हुई गन पकड़े खड़ी थी। शॉट परफेक्ट नहीं था, लेकिन इतना था कि उसने वेयो की जान बचा ली। वेयो ने कहा, ब्लू पास मत आना। कैथरीन वहीं थम गई और फिर उसने हेनरी को देखा। वो ठंडी नजरों के साथ वेयो के घायल शरीर को खींचते हुए आगे बढ़ा। उसका मजबूत हाथ वेयो की गर्दन को दबाए हुए था। बंदूक उसकी कनपट्टी पर थी और उसकी आंखों में किसी तरह का संकोच नहीं था। हेनरी बोला, प्रिंसेस कैथरीन, काफी समय हो गया तुमसे मिले हुए। तुम्हारा ये रूप देखकर हैरान हूँ। मैडलिन की एयर के हाथ अब खून से सने हैं। अगर मैंने अपनी आंखों से ना देखा होता तो विश्वास ना करता कि प्रिंसेस इतनी रूथलेस हो सकती है। अब तुम ताज की हकदार नहीं रही। कैथरीन ने दृढ़ता से कहा, मैंने वो किया जो मुझे और मेरे करीबियों को बचाने के लिए जरूरी था। हेनरी ने ठहाका लगाया और कहा, तो अब ये पुलिस वुमेन तुम्हारे इतना करीब आ चुकी है। कैथरीन ने सख्त आवाज में कहा, अगर वेयो को चोट पहुंचाई तो मैं तुम्हें मार दूंगी। और ये सिर्फ धमकी नहीं थी। अगर वेयो अपनी जान देने को तैयार थी तो कैथरीन भी उसके लिए किसी की भी जान लेने को तैयार थी। हेनरी ने कोल्डली कहा, हथियार गिराओ और सरेंडर कर दो। मैं नहीं चाहता कि ये क्रूरता में खत्म हो। आखिर तुम्हारे परिवार ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। कैथरीन का जवाब आया, अगर ये मानते हो तो क्राउन से गद्दारी क्यों की? हेनरी बोला, मेरे अपने कारण हैं। तभी वेयो चिल्लाई, ब्लू, गोली चलाओ, इसकी मत सुनो। हेनरी ने उसकी गर्दन पर दबाव बढ़ा दिया। वेयो की सांसें टूटने लगी। कैथरीन जानती थी, अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो वो वेयो को हमेशा के लिए खो देगी। उसे चुनना था, मैडलिन का फर्ज या अपने दिल की एकमात्र चाहत। राजा की सीख उसके कानों में गूंज रही थी, जहां भी रहो, प्रिंसेस का फर्ज मत भूलना। कैथरीन ने मन ही मन अपने पापा से माफी मांगी। अगर मैं वेयो को बचा सकती हूँ तो अंजाम की जिम्मेदारी मेरी होगी। उसने हेनरी की आंखों में देखते हुए कहा, मैं सरेंडर करती हूँ। हेनरी दर्द से कराहा। वेयो की अचानक की गई हरकत ने उसे चौंका दिया। उसने उसके हाथ पर जोर से काट लिया था। हेनरी का ध्यान बट गया और उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। उसकी बंदूक अब भी प्रिंसेस कैथरीन की ओर थी, लेकिन इस पल में ट्रिगर दबाने का मौका चला गया। वेयो ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और कैथरीन तक पहुंची। उसने उसे कसकर गले लगा लिया। वो जानती थी कि बंदूक उठाने और चलाने का समय नहीं था। अगर किसी को मरना ही था तो वो ब्लू को बचाने के लिए अपनी जान दे देगी। हेनरी गुस्से से चीखा, अगर तुम दोनों एक दूसरे को इतना बचाना चाहती हो तो साथ में मर जाओ। तभी पीछे से एक आवाज आई, लॉर्ड हेनरी, रुकिए। हेनरी ने मुड़कर अपने आदमी सैमुअल को देखा। सैमुअल इस साजिश का हिस्सा था और सारे राज जानता था। उसने कहा कि ग्रेस का आदेश है, प्रिंसेस ब्लू को जिंदा पकड़ना है। हेनरी ने विरोध किया, लेकिन आखिर में कहा कि प्रिंसेस कैथरीन को ले जाओ। कैथरीन ने चीख कर खुद को छुड़ाने की कोशिश की। उसका हल्का शरीर आसानी से खींचा जा रहा था। वेयो ने रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके जख्म और बहते खून ने उसे कमजोर कर दिया था। सैमुअल ने पूछा कि वेयो का क्या करना है। हेनरी ने कोल्डली कहा कि उसे जंगल में मार दो और लाश जंगली जानवरों के लिए छोड़ दो। कैथरीन ने उसे समझौता याद दिलाया, लेकिन हेनरी ने पलटकर कहा कि वो क्राउन प्रिंसेस की तरह वादे निभाने के लिए मजबूर नहीं है। प्रिंसेस ने घबराकर वेयो को पुकारा।
उसकी आंखों के सामने वेयो के साथ बिताए हर पल जैसे तेजी से गुजरने लगे और अब शायद उसे अपने दिल की बात कहने का मौका भी नहीं मिलेगा। सैमुअल गोली चलाने ही वाला था कि तभी पीछे से गोली की आवाज गूंज उठी। सैमुअल की बंदूक उसके हाथ से गिर गई। मिस्टर वटित वहां पहुंच चुके थे और उन्होंने अपनी बेटी की जान बचा ली। किसी ने चिल्लाया कि पुलिस आ गई है। हेनरी ने पीछे हटने और प्रिंसेस को ले जाने का आदेश दिया। वेयो ने बेबसी से देखा, कैथरीन को ले जाया जा रहा था और उसका अपना शरीर जमीन पर गिर पड़ा। वो जितनी भी कोशिश करती, लेकिन उठ नहीं पा रही थी, जैसे उसका शरीर शीशे का बन गया हो। वटित ने आदेश दिया कि वेयो को तुरंत रेस्क्यू टीम तक पहुंचाओ। वेयो ने कमजोर आवाज में कहा कि उसे ब्लू को बचाना है, लेकिन किसी ने धीमे से कहा, तुम अभी उस हालत में नहीं हो। अब बाकी का काम तुम्हारे पिता और मैडलिन की अथॉरिटीज संभाल लेंगी। वेयो उन शब्दों के पीछे की वजह समझ रही थी, लेकिन हार मानना ऑप्शन में नहीं था, क्योंकि ब्लू की जान खतरे में थी। वो ब्लू को किसी भी हाल में बचाएगी, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। कैथरीन ने सैमुअल से उसे जाने देने का आदेश दिया, लेकिन उसने साफ मना कर दिया और कहा कि अब ब्लू वारिस नहीं है, इसलिए उसकी बात मानने की कोई वजह नहीं है। कैथरीन ने फिर कोशिश की और कहा, अगर तुम हमारी मदद करो तो मेरे पिता तुम्हें माफ कर देंगे। लेकिन हेनरी ने बीच में टोकते हुए कहा कि एक पावरलेस प्रिंसेस की बात मत सुनो। हेनरी ने सिक्योरिटी मजबूत करने और ब्लू पर कड़ी नजर रखने का आदेश दिया। कैथरीन को एक छोटे से कमरे में कैद रखा गया। हेनरी ने प्रिंसेस को ताना मारा कि फालतू चालें चलना बंद करो। कैथरीन ने कहा कि ये ऑफर सैमुअल के साथ साथ उसके लिए भी है। अगर अभी भी वो अपनी गलती मान ले तो उसके पिता हेनरी को माफ कर देंगे। हेनरी ने कोल्डली कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। कैथरीन ने उसकी ओर देखा। वही हेनरी जिस पर उसने कभी बहुत भरोसा किया था। उसने ग्रेस का नाम सुना और समझ गई कि वही असली लीडर है, और अब तक वो जिंदा सिर्फ इसलिए थी ताकि ग्रेस कल खुद उसका अंत कर सके। कैथरीन ने धीमे से कहा कि अगर एंटनी को ये सब पता होता तो वो बहुत निराश होते। हेनरी ने कहा कि उसे परवाह नहीं, उसके पिता को कभी उस पर गर्व नहीं था। कैथरीन ने जवाब दिया कि ऐसा नहीं है, उसने खुद अपने पिता को उसकी तारीफ करते सुना है। और एंटोनी ने तो यहाँ तक कहा था कि जब वो गद्दी पर बैठेगी तो हेनरी उनकी जगह लेगा ताकि वो रिटायर हो सके। हेनरी चुप हो गया। कैथरीन ने धीरे से कहा, शायद तुम्हें ये नहीं पता था, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ, चाहे इससे कुछ फर्क न पड़े। अगर ये एक मानसिक खेल था तो कैथरीन अब भी शांत दिमाग से काम ले रही थी। उसके पास ताकत नहीं थी, लेकिन कोई डर भी नहीं था। अगर बचने की जरा सी भी उम्मीद थी तो वो उसे यूं ही जाने नहीं देगी। अगर वो हेनरी या सैमुअल का मन बदल सके तो उम्मीद थी कि वो वापस जा सकती थी उन लोगों के पास जो उसके लिए सबसे अहम थे, या कम से कम ये भरोसा रख सकेगी कि वेयो उसके कारण कभी दोबारा खतरे में नहीं होगी। आखिर में उसे खुद से ज्यादा वेयो की चिंता थी। क्या यही प्यार है?